अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 5 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने एक बार फिर शानंगेज़ तकरीर करते हुए कहा कि एक बार मेरे हाथ में इख्तिदार दे दो, फिर देखो मैं कैसे सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देता हूँ। एक भी मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। राज ठाकरे अमरावती में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। राज ठाकरे ने कहा कि कट्टरपंथी मुसलमानों की हंगामा आराई को रोकने के लिए सबसे पहले एमएनएस ने आवाज़ उठाई। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। ऐसा करने पर एमएनएस वर्करों के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए और ऐसा किया गया तब हुकूमत किसकी थी? उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी की। उन्होंने कहा कि माहिम में एक मज़ार थी जो गैर कानूनी थी, इसे भी हमने ही मुनहदिम करने पर मजबूर किया। राज ठाकरे ने कहा कि मैं आज आपको ज़बान देता हूं, मेरे हाथ में इख्तिदार दीजिए, मैं एक भी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगने नहीं दूंगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में पार्टी के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की तशहीरी के लिए मुनक़िदा जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में नज़रिए का वजूद ही नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद कोई ज़मानत नहीं दे सकता कि सेक्युलर रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि शिंदे, फडणवीस और अजीत को शिकस्त देना मजलिस का अव्वलीन मकसद है, इसीलिए मजलिस को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि मालेगांव में दाखिल होते ही मुझे पुलिस ने नोटिस थमा दिया। एक शख्स जो आहानत आमेज़ बयानात देकर मुनाफरत फैलाने का मुर्तकिब है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और मुझे इंतबाही नोटिस दे दिए जाते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, मजलिस एक नज़रिया और ताकत है, इससे वाबस्ता होंगे तो तरक्की करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, मालेगांव की तरक्की होगी। 5 से 7 अरकान असम्बली मजलिस के मुंतखब हुए तो इस महाराष्ट्र में मजलिस के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। जूनियर ओवैसी ने तकरीर की इब्तिदा में जम गफ़ीर को कहा कि नमाज़ों की पाबंदी करें, यतीम और बेसहारा अफराद के लिए फलाही काम करें, मुल्क की तरक्की और मिल्लत की खुशहाली के लिए सियासी बेदारी का मुजाहरा करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलसे के इख्तिताम से कबल कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है, जिसके बाद जलसे में मौजूद शुरका ने नारा तकबीर के नारे लगाए और गोदी मीडिया ने इनके 15 मिनट के बयान को फिर एक मरतबा अपने चैनलों की तशहीर के तौर पर इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वक्फ तरमीमी बिल पर नज़रसानी के लिए तश्कील दी गई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की मनमानी और हठ धर्मी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत के बावजूद कम नहीं हुई। मजबूरन कमेटी में शामिल अपोजिशन के मेंबरान ने 9 नवंबर से इजलास के बाइकआउट का फैसला किया है। कलकत्ता प्रेस क्लब में तृणमूल कांग्रेस के लीडर कल्याण बनर्जी और नदीमुल हक ने कमेटी के चेयरमैन हठ धर्मी और मनमानी करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अरकान ने आइंदा की मीटिंगों के बाइकआउट का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी के चेयरमैन ने गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ में मीटिंग का फैसला एकतरफा तौर पर किया है, हालांकि दरमियान में छुट्टी का दिन भी है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अपोजिशन के सभी अरकान ने कमेटी की मीटिंग के बाइकआउट का फैसला किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़िमन में कायम करता मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने सदर नशीन जेपीसी जगदम्बिका पाल के बेजा इख्तियारात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि वक्फ बिल 2024 पर मुश्तरका वर्किंग कमेटी के सदर नशीन कुछ मुकामी मामलात का जायजे के लिए कर्नाटक गए थे। सदर मजलिस ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास किसी तरह की तहकीकात के कोई इख्तियारात नहीं है। इस कमेटी का काम सिर्फ वक्फ तरमीमी बिल के उमूर को देखना है। ओवैसी ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन अपने तौर पर एकतरफा तरीके से काम नहीं कर सकती है। वक्फ बिल से मुतालिक उमूर कमेटी को इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। सदर मजलिस ने कहा कि कमेटी ने पहले ही कर्नाटक में मुतालिका अफराद और तंजीमों से मुशावरत की थी। कमेटी के तमाम अरकान बशमूल सदर नशीन कमेटी भी पार्लिमानी तरीक़ेकार के पाबंद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कमेटी के क़याम के बाद से सदर नशीन के काबिल एतराज़ तर्ज़ अमल की वजाहत करने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि स्पीकर लोकसभा ओम बिरला सदर नशीन कमेटी जगदम्बिका पाल के रवैये का नोटिस लेंगे। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी और 50 लाख रुपए के मुतालबे के सिलसिले में जबरी वसूली का एक केस दर्ज किया है और छत्तीसगढ़ के एक वकील को तलब किया है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। छत्तीसगढ़ के दारुल से एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि रायपुर के वकील को इसलिए तलब किया गया क्योंकि धमकी आमेज कॉल इनके नाम पर दर्ज फ़ोन नंबर से किया गया। वकील ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अपना फ़ोन खो दिया था और पुलिस में
शिकायत दर्ज कराई थी। शाहरुख खान को धमकी एक ऐसे वक्त दी गई है जब इनके साथी अदाकार सलमान खान को मुबैना तौर पर लॉन्स बिश्नोई गैंग की जानिब से कई धमकियां दी गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन को शाहरुख खान के ताल्लुक से धमकियां में कॉल मौसूल हुआ और 50 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के इक़दामात पर रियासतों की तरफ से जवाब मौसूल न होने पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए 5 रियासतों आसाम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को सख्त वार्निंग दी है। अदालत उज़्मा ने एक NGO नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के मुफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर हाजिर होकर इसकी वजाहत पेश करने का हुक्म जारी किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अर्जी में गौरक्षकों के जरिए लिंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के वाक़ात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का मुतालबा किया गया। NGO ने इन रियासतों में हुजूमी तशद्दुद और लिंचिंग के वाक़ात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो हुक्काम को हिदायत जारी करेंगे ताकि वो तहसीन होने वाला मुकदमे में इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए इस बढ़ते हुए मसले को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने NIA के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आज़ादी को 75 साल गुजर चुके हैं। मुल्क की अंदरूनी सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए अब तक 36,468 पुलिस एहलकार कुर्बानियाँ दे चुके हैं। मैं इन सब को इनकी अजीम कुर्बानी पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 10 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात किए हैं, इससे दहशतगर्दी से लड़ने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम पैदा हुआ है। उन्होंने तमाम रियासतों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद हों। जम्मू कश्मीर असेंबली में जुमेरात को ज़बरदस्त हंगामा हुआ, यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई। जुमेरात को असेंबली इजलास में उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब MP इंजीनियर रशीद के भाई और आज़ाद MLA शेख खुर्शीद बैनर लेकर ऐवान के अंदर पहुँच गए। उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। BJP रुकने असेंबली भी खुर्शीद से बैनर छीनने के लिए वेल में पहुंचे तो हाथापाई शुरू हो गई। सज्जाद लोन, वाहिद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अरकान भी खुर्शीद की हिमायत में कूद पड़े। स्पीकर अब्दुल रहीम की हिदायत पर कम से कम 3 MLAs को मार्शल के जरिए बाहर किया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF ने अपने सालाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ने दुनिया भर से 25 सहाफ़ियों की टीमों, फोटोग्राफर्स और मीडिया इदारों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में अवार्ड्स के लिए नामज़द किया है। इनमें सियासी दबाव के सामने मज़ाहमत की अलामत बनने वाले हिंदुस्तान के बेबाक सहाफ़ी राविश कुमार शामिल हैं, जबकि गाज़ा जंग के दौरान अपने बच्चों को खो देने के बावजूद जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग जारी रखने वाले अल जज़ीरा के नुमाइंदे अल दहदू को बाहिम्मत सहाफ़ी के ज़ुमरे में अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। अवार्ड 3 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन DC में मुनक़्क़िद होने वाली एक तकरीब में तकसीम किए जाएंगे। ऐसे वक्त में जबकि मशरिक़ सतह में जारी तनाज़ात और इजरायली जारियत के बाद सहाफ़ियों को चैलेंजों का सामना है। हिंदुस्तानी सहाफ़ी राविश कुमार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नामज़द हुए हैं। तेलंगाना की इक़्तिसादी साल के पहले निस्फ़ में मालियाती मुश्किलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से अपने मालिया को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। अहदेदारों की जानिब से मालिया को मुस्तहकम बनाने की मुतबादिल तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा। तेलंगाना हुकूमत और अहदेदार ताहम इस मामले में एक राय हैं कि टैक्स या मुहासिल में इजाफे के बगैर आमदनी को बढ़ाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। कहा गया है कि 2024-25 के लिए जुमला 1,74,000 करोड़ रुपये आमदनी का निशाना मुकर्रर किया गया और अब तक जुमला 1,08,000 करोड़ की आमदनी हुई है। जहां तक टैक्स मालिया वसूली का सवाल है तो हुकूमत की जानिब से जुमला 1,64,000 करोड़ रुपये का निशाना रखा गया था और ताहाल 69,000 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। हुकूमत के लिए मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के मसाइल और इनको देखते हुए आमदनी को बढ़ाने और मालिया को मुस्तहकम करने की तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। हज़रत सैयद शाह गैसुद्दराज खुसरो हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह बंद नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक मुमताज़ माहिर तालीम और सूफ़ी थे जिनका 6 नवंबर की शब बउमर 80 साल इंतकाल हो गया। बरोज़ जुमेरात 7 नवंबर को बाद नमाज मगरिब इहाते दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा बंद नवाज रहमतुल्लाह अलैह में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन इहाते दरगाह शरीफ में अमल में लाई गई। मस्जिद दरगाह शरीफ से मुतसिल मुकाम पर जानशीन हज़रत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी फ़र्जन अकबर हज़रत सैयद शाह गैसुद्दराज खुसरो हुसैनी ने वालिद बुजुर्गवार की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस वक्त इनके भाई डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी भी हमरा थे। वो हज़रत ख्वाजा बंद नवाज के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले 33वें सूफ़ी थे, जबकि हज़रत ख्वाजा बंद नवाज का चिश्ती सूफ़ी सिलसिले में बड़ा मुकाम रहा।
حضرت سید شاہ گیسودراز خسرو حسینی نے نہ صرف روحانی سلسلے کے لیے مشہور تھے بلکہ علم و دانشمندی کو فروغ دینے میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے خواجہ بند نواز یونیورسٹی چانسلر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ علاقے حیدرآباد کرناٹک میں دینی و دنیاوی تعلیم کو بھی فروغ دیا۔ اپنے آبا و اجداد کی طرح انہوں نے ہمیشہ روحانیت، تہذیب و علمیت کو فروغ دینے میں نمایاں خدمات انجام دی۔ ان کے انتقال سے ان کے چاہنے والوں اور منتقدین کے علاوہ صوفیانہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ حضرت سید خسرو حسینی سابق سجادہ نشین حضرت سید محمد حسینی مرحوم کے فرزند تھے۔ ان کے پسماندگان میں بڑے فرزند حضرت سید محمد علی حسینی، چھوٹے فرزند ڈاکٹر سید مصطفیٰ حسینی ہیں، جبکہ مرحوم کی اہلیہ کے علاوہ 3 صاحبزادیاں بھی ہیں۔ انتقال کی خبر ملتے ہی حضرت سجادہ نشین کی رہائش گاہ پر ہزاروں افراد کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ حضرت سید شاہ گیسودراز خسرو حسینی کے انتقال پر ان کے وابستگان سے اظہار تعزیت کرنے والوں میں MLC جناب عامر علی خان، فرزند جناب زاہد علی خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا مفتی خلیل احمد، ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل، وزیر میڈیکل ایجوکیشن کرناٹک، عالم پربھو پاٹل، رکن اسمبلی گلبرگہ جنوبی، رادھا کرشنا، رکن پارلیمنٹ گلبرگہ، ممتاز سماجی خدمتگار جناب خلیل عفان، ممتاز کانگریسی قائد فراز الاسلام واحد علی، حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، CM ابراہیم، سابق وزیر کرناٹک۔ ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلوس جنازہ، نماز جنازہ و تدفین میں شریک رہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران سگنل کی خلاف ورزی کے 2,66,509 معاملات درج کیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بیشتر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف ایڈیشنل کمشنر ٹریفک پولیس وشوا پرساد نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے والوں اور رانگ سائڈ گاڑی چلانے والوں کو پکڑا جائے گا۔ سگنل کی خلاف ورزی کے علاوہ گزشتہ 15 دنوں کے دوران حیدرآباد پولیس نے نامناسب طور پر گاڑیاں چلانے پر 901 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کاروں، ایمبولینس، فائر بریگیڈز اور RTA جیسی ہنگامی صورتحال والی گاڑیوں کے لیے ہی سائرن محدود ہے۔ خانگی گاڑیوں میں اس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس مہم کے پہلے دن حیدرآباد پولیس نے 6,631 گاڑی سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے اور مزید 1,503 افراد کو ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا۔ شہر کے عوام ہوشیار رہیں۔ شہر میں ٹریفک پولیس کے چالانات جاری کرنے کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں عوام کو چوکسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ٹریفک چالان کی اجرائی کے بعد گاڑی کے مالکان عدالت میں رسید لیے بغیر چالان کی رقم ادا نہ کریں۔ ذرائع کے موجب گزشتہ کئی سالوں سے ٹریفک پولیس کی جانب سے عدالت میں چالان جمع کرانے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ٹریفک پولیس گاڑی چلانے والوں کو پکڑتی ہے اور انہیں ٹریفک کے مختلف دفعات کے تحت رسید تھما دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دوسرے دن عدالت آئیں اور چالان کی رقم ادا کریں۔ یہاں عوام کو چوکسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ گاڑی کا مالک عدالت پہنچتا ہے تو اسے متعلقہ معزز جج صاحب کے اجلاس پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر معزز جج کچھ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد گاڑی کے مالک کو جرم کے حساب سے اجلاس کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ٹریفک کانسٹیبل اندر سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 800 روپے یا 1,000 یا پھر 1,500 روپے چالان کی رقم ادا کرنا پڑے گا، اور وہ گاڑی کے مالک سے رقم حاصل کر لیتا ہے۔ چالاک کانسٹیبل عدالت کی رسید گاڑی کے مالک کے حوالے نہیں کرتا، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے کم چالان 50 روپے، 100 روپے یا 200 روپے کا ہو سکتا ہے، لیکن متعلقہ کانسٹیبل مبینہ طور پر باقی رقم غبن کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ چالان کی رقم حوالے کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا پھر قانونی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، اور گاڑی مالکان ٹریفک کانسٹیبل سے یہ نہیں پوچھتے کہ چالان کتنے روپے کا ہوا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہ رقم ادا کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو چالان ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ چالان کی رقم کی رسید عدالت سے حاصل کریں اور چالان جمع کرائیں۔ سٹی کمشنر سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ ٹریفک جوانوں کو سختی سے ہدایت دیں گے وہ متاثرہ شخص کو چالان کی رسید حوالے کریں۔ تلنگانہ میں عوام کو سائبر جرائم سے محفوظ رکھنے اور شعور بیداری کے لیے ہیک سمٹ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو، DGP سائبر سیکورٹی شیکا گوئل، کمشنر پولیس CV آنند، مختلف IT کمپنیوں اور تجارتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈی سریدھر بابو نے سائبر کرائم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مستقبل میں تلنگانہ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گا، جس کے تحت سائبر سیکورٹی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں سائبر جرائم سے متعلق شعور بیداری کی ضرورت ہے، کیونکہ نت نئے انداز سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ کانفرنس میں سائبر سیکورٹی بیورو کے ڈائریکٹر شیکا گوئل نے بتایا کہ تلنگانہ میں روزانہ 4 سے 5 کروڑ روپے کی سائبر دھوکہ دہی ہو رہی ہے اور بھولے بھالے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
عظیم تر حیدرآباد میں جوش و خروش کے ساتھ گزشتہ 2 روز کے دوران 13,35,673 مکانات کا ابتدائی سروے کیا گیا اور ان مکانات پر اسٹیکر بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ اسٹیکر چسپاں کرنے کا عمل آج 8 نومبر کو مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 9 نومبر سے گھر گھر خاندانی جامع سروے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فیلڈ لیول سروے میں شمار کنندگان اسٹیکر چسپاں کیے گئے گھروں پر پہنچ کر متعلقین کے سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار اور ارکان خاندان کے سیاسی پس منظر اور ذات پات کی تفصیلات کا مقررہ فارم میں اندراج کریں گے۔ سروے میں حاصل کیے گئے تمام تفصیلات کو کمپیوٹرائز کر کے خفیہ رکھا جائے گا۔ سروے کے مطابق ان خاندانوں کی نشاندہی کی جائے گی جو سرکاری اسکیمات سے استفادے کے اہل ہوں گے۔ اس پس منظر میں ڈپٹی اور زونل کمشنر نگرانی کے لیے وقتاً فوقتاً سروے کا جائزہ لیں گے۔